हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी महासागर में। तो आज हम एक नया प्रश्न पत्र लेकर आप सभी के सामने है वो उपस्थित हुए हैं। आज का जो प्रश्न है ये हिंदी विषय से है और ये जो प्रश्न पत्र है ये स्कूल व्याख्याता 2018 का प्रश्न पत्र है, जिसका एग्ज़ाम 3 जनवरी 2020 को हुआ था। 3 जनवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसके शुरू के 30 प्रश्न है वो इस वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक है वो मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसको शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र में जो शुरू के 3 प्रश्न दिए हुए हैं वो इस गद्यांश से संबंधित दिए हुए हैं। तो इस गद्यांश को आप है वो आसानी से आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद में इस गद्यांश के जो 3 प्रश्न हैं वो इनके उत्तर है वो आप दीजिए। मैं इसको पढ़ कर के ज़्यादा समय है वो नहीं लेना चाहता। सीधे इसके 3 प्रश्न है वो बिना पढ़े ही वो देना चाहता हूँ। तो इसके गद्यांश की जो 3 प्रश्न हैं उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या के स्वरूप में लंबे इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, इसका एक बड़ा कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, भौगोलिक कारणों से बड़ी संख्या में भारत पहुंचना आसान न था। अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि उपर्युक्त उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। तो आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा। अ, आप इसको वीडियो को पॉज करके है वो इसका उत्तर दे दें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, भारत की परिसीमा लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती है, ये कथन है वो असत्य है और बाकी तीनों है वो सत्य है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश में इनमें से किस बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आर्थिक विकास पर चर्चा नहीं हुई है, बाकी ऐतिहासिक घटनाक्रम, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संरचना, इन तीनों पर है वो चर्चा इस गद्यांश में हुई है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो अगले जो प्रश्न है वो 4 से 6 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं ये इन इस पद्यांश के आधारित है, ये प्रश्न है वो दिए गए हैं। तो इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में अपने उत्तर है वो दीजिए। तो मैं सीधा है वो इसके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। इसका जो 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है, इस अवतरण में किस प्रकार के ज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी माना है? तो इस 4 नंबर जो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, समता विधायक ज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी माना है, समता विधायक ज्ञान को। अगला जो 5 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि नए विश्व के निर्माण का आधार इनमें से क्या होगा? नए विश्व का निर्माण इनमें से क्या होगा? तो 5 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, स्नेहयुक्त न्याय ही नए विश्व के निर्माण का आधार माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, उपर्युक्त अवतरण के अनुसार मानव का नया इतिहास कैसा होगा? इस पद्यांश से संबंधित ये प्रश्न है और उसको पढ़ करके आपको है वो उत्तर इसका देना है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, सबको संतोष प्रदान करने वाला ये नया इतिहास होगा। तो ये अब तक इसमें 6 प्रश्न हमने पढ़ लिए। 3 तो पहले शुरू के 3 थे वो गद्यांश से संबंधित थे और ये 3 जो अंतिम थे ये इस पद्यांश से संबंधित आपके प्रश्न है। तो इनको पढ़ करके आप अच्छे से दीजिए। आगे के जो 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो क्या ज्ञापन होगा, अधिसूचना, परिपत्र और विज्ञप्ति? तो ये चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है कि जी जो राजपत्र में प्रकाशित होता है उसको हम अधिसूचना कहते हैं। इससे लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये बताया भी था कि अधिसूचना है वो राजपत्र में प्रकाशित होती है, ये सरकारी समाचार पत्र या सरकारी सूचना मानी जाती है। तो अधिसूचना है वो राजपत्र में प्रकाशित होती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प।
उसके बाद में जो 8 नंबर प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। इससे पहले वाला जो हमने वीडियो डाला था उसमें ये ही प्रश्न पूछा गया था, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो एक पत्र जो अनेक विभागों या व्यक्तियों, शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है, वो हमें बताना है। तो उसको हम परिपत्र कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर नाम है इसका, इंग्लिश में नाम होता है। तो सर्कुलर कर दिया है कि जैसे एक कोई यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जैसे कोई नियमों में संशोधन करती है। अब वो संशोधन करती है तो उसके अंतर्गत, उसके अंडर में जितने भी महाविद्यालय आते हैं तो उनको सूचित करने के लिए यूनिवर्सिटी एक परिपत्र जारी करती है, एक सर्कुलर जारी करती है सभी महाविद्यालयों के नाम से, या एक पर्टिकुलर एक विश्वविद्यालय के नाम से जारी करती है और उसमें सारे है वो उसमें मेंशन हो जाते हैं। तो ये चीज़ है वो इसको हम परिपत्र कहते हैं। तो ये पत्र होता है अनेक विभागों या व्यक्तियों, शाखाओं को भेजा जाता है। जैसे एक विश्वविद्यालय अनेक महाविद्यालयों को भेजता है तो उसको क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब तक हमने 2 प्रश्न पत्र हल कर लिए, उसमें ये बहुत बार पूछा गया, तो ये इसके ऊपर हमें विशेष फोकस करना है। अब इसको डिटेल में बताने लग गए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। विज्ञप्ति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, अधिसूचना, लेकिन परिपत्र, अर्थशास्त्र के पत्र, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिसूचना भी महत्वपूर्ण है। तो इनको हमें विशेष तौर से है वो पढ़ना है। जब तक पाठ्यक्रम में है तब तक तो पढ़ना है, आगे भविष्य में पाठ्यक्रम चेंज होता है तो फिर उसके बारे में अलग सी बात है वो करेंगे हम। प्रश्न संख्या जो 9 है इसमें दिया हुआ है कि सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र है वो प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। चलिए, तो निविदा है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, व्याकरण से शुरू हो गया। अगला जो 10 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले वो शब्द कौन सा आएगा? चूंकि सबसे पहले है वो अनुस्वार आता है, उसके बाद में ये अनुनासिक आता है, उसके बाद में व्यंजन आता है, स्वर आता है, सॉरी, और स्वर पूरे होने के बाद में है वो व्यंजन शुरू होते हैं। चूंकि यहाँ पे इन चारों विकल्पों में कहीं भी ये नहीं है, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि व्यंजन है वो इसमें शुरुआत माना जाएगा। तो द है, प है और त है, और ये क्ष है। क्ष देखा जाए ना तो ये अंत में आता है, लेकिन ये जो क्ष है वो बनता किससे है? ये बनता है क और श से। तो क और श से बनता है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 4 नंबर विकल्प है, इसका उत्तर हो जाएगा। क है वो पहले आ रहा है, क्यों? क्योंकि क्ष है वो बनता है क और श से। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प, उत धन शिष्ट। इसमें क्या होता है कि त या द के सामने जब श आता है, त या द के सामने जब श आता है तो त या द का तो हो जाता है च और श का हो जाता है छ। तो इसको मिला करके ये बनता है उच्छिष्ट। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है वो देखना है हमें। तो माहुत्सुक्य, पवित्र, लोकैष्णा और महेश्वरीय। थोड़ा भी अगर किसी ने पढ़ा है तो इसका उत्तर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सीधा दिख रहा है कि तीनों में है वो औ की मात्रा आ रही है, आई की मात्रा आ रही है, जबकि पवित्र में है कोई भी मात्रा नहीं आ रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पौ धन इत्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये हो जाएगा अयादि संधि का उदाहरण, और ये है वो सारे वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, महाधन औत्सुक्य, लोकधन ऐषणा, महाधन ऐश्वर्य, ये इनके संधि विच्छेद हो जाएंगे। अगला जो 13 नंबर जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द है वो द्विगु समास का उदाहरण है। यानी सभी शब्द है वो द्विगु समास के उदाहरण होने चाहिए। तो दशानन
यथेच्छा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज और प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सप्ताह और शताब्दी। इसका ये जो है वो द्विगु समास के उदाहरण है। सप्ताह में हो जाएगा सप्त अहनों का समाहार, अहन का मतलब होता है दिन, और शताब्दी का मतलब हो जाएगा सात शत या 100 अब्दों का समाहार। तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दशानन, हालांकि ये है आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण। दश है आनंद जिसके, रावण। यथेचा, जैसी है इच्छा, तो ये हो जाएगा आपके अविभाव समास उदाहरण। त्रिलोचन, ये शिवजी का हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण। 24, 4 और 20, ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। किसका? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। चतुर्भुज द्विगु का भी है और बहुब्रीहि का भी है, और प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, ये इसका हो जाएगा अविभाव समास का उदाहरण। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा समास जो शब्द है उसमें समास क्या हो गया? संप्रदान, अविभाव, कर्मधारय और कर्म। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा जेब को कतरने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है तो वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अनुदात, अनुर्वर, अन्वय, अनुशासन, अन्वेषण, अनुभव, अनुराग, अनुचर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अनुदात जो शब्द है इसमें शब्द है ये होता है अन धन उदात, अन धन उदात। और अनुर्वर जो है इसमें हो जाएगा अन धन उर्वर, ये इसका सही हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या है? अन उपसर्ग आ रहा है, ना कि अनु। लेकिन अधिक ऐसा रहा जैसे मतलब अनु उपसर्ग है इसमें, तो ये चीज़ है वो थोड़ी ध्यान रखनी है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। हालांकि यहाँ तक आकर के ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बातें या ये बताना मैं समझता हूँ बहुत गौण हो जाती है। यहाँ सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बात है वो जल्दबाजी में है वो गलतियाँ हो जाती है। तो बस यही चीज़ है वो ध्यान रखनी है। अन्वय में अनुधन अय यण संधि है। अनुशासन में अनु उपसर्ग हो गया, शासन मूल शब्द हो गया। अन्वेषण में अनुधन ऐषण, अनुभव में अनुभव, अनुराग में अनुराग और अनुचर में अनुचर। ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? देखिए कृत प्रत्यय होता है एक, और दूसरा होता है एक तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत और एक होता है तद्धित प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय जो होता है ना वो क्रिया के पीछे लगता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इनमें 3 तो ऐसे शब्द हैं जो क्रिया से बने, और एक ऐसा है जो संज्ञा या सर्वनाम का है। तो मार्क, मार्क का मतलब होता है मारना, तो मारना क्या क्रिया है। लड़ाकू, लड़ना, ये भी क्रिया है। करणीय, करणीय का मतलब करना, ये भी क्रिया है। लेकिन दानव है वो दनु शब्द से बना है। दनु शब्द के पीछे आ प्रत्यय लगा है ना, ए प्रत्यय से दानव शब्द है वो बना है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, और ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तो 2 नंबर इसका उत्तर है वो हो जाएगा। अगला जो 17 नंबर प्रश्न है इसमें दिया गया इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो वो चीज हमें देखनी है इसमें। दुकुल, वसन। दुकुल का मतलब दुकुल मतलब 2 किनारे वाला, 2 किनारे वाला होता है कपड़ा, और वसन भी कपड़ा होता है, तो ये तो सही है। कच्छ, कच्छ मतलब बाल होता है। कुंतल का अर्थ भी बाल होता है, तो ये भी इसका सही है। गगन, आकाश, शून्य भी आकाश, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। तट और मंदार ये अलग अलग है, ये इसका उत्तर है वो इसका हो जाएगा। अगला जो 18 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, तो ऐसे देखो इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं कि जैसे गिरा, हंस, वाहिनी, वागीश्वरी, वांगवई, सुरभि, वीणा पाणी, शारदा, भारती। अब 2, 4, 6, 8, इन 8 में से केवल एक ऐसा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, और 7 सरस्वती की पर्यायवाची है।
ऐसा नहीं है कि जैसे इन दोनों विकल्पों में दोनों ही गलत हो, कोई जरूरी नहीं है। ये इस प्रश्न पत्र की बहुत बड़ी खूबी देखी मैंने। इसमें दोनों विकल्प है वो गलत नहीं आ रहे हैं कहीं भी। तो यहाँ है वो एक परीक्षार्थी होती है वो द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है। तो इसमें देखा जाए तो जैसे गिरा है वो सरस्वती का पर्यायवाची है, हंसवाहिनी भी है, वागीश्वरी भी है, वांगमयी भी है, शारदा भी है, भारती भी है, वीणा पाणी भी है, लेकिन सुर भी है वो इनका पर्यायवाची नहीं है, ये गाय का पर्यायवाची है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो 19 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। सही विलोम शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो ईप्सित, अभीप्सित, उर्वर, अनुर्वर, भीरु, निर्भीक, श्वेत, श्याम। तो ऐसा तो लग रहा है जैसे इसमें तो कोई भी उत्तर है वो मुझे लग नहीं रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता है, ईप्सित का होता है अनिप्सित। क्या होता है? अनिप्सित। अनिप्सित है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उर्वर, अनुर्वर सही है, भीरु मतलब डरपोक, और निर्भीक यानी जो डरपोक ना हो। श्वेत, श्याम, सफेद, और श्याम काला। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। सभी शब्द शुद्ध है, ध्यान रखना, सभी शब्द शुद्ध है। ऊर्ध्व आध्यात्मिक, श्रृंगार केंद्रीय, व्यावसायीकरण, शुद्धिकरण, सन्यासी, मृत्युपरांत। अब देखिए, इसमें ऊर्ध्व बिल्कुल सही है, लेकिन आध्यात्मिक है ये गलत है। ये इसका शुद्ध रूप जो है इसका होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, अध्यात्म इसमें शब्द मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगने से आदिवर्ती के अनुसार अ का आ बन जाता है। और श्रृंगार जो शब्द है केंद्रीय इसमें सही है, लेकिन श्रृंगार शब्द है वो गलत है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ये दोनों ही गलत है इसमें। सन्यासी शब्द जो है ये इसका शुद्ध रूप होता है। वर्तमान में ये ज्यादा शुद्ध है नियमों के अनुसार, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है। तो ये दोनों अशुद्ध है। मृत्युपरांत है, ऐसा लग रहा है कि मृत्युपरांत शुद्ध है, लेकिन इसकी संधि विच्छेद जब करते हैं ना तो मृत्यु धन उपरांत होता है। तो इसमें क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। इधर ऊ है, इधर ऊ है, ऊ मिलता है तो दीर्घ ऊ बन जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो बनता है मृत्युपरांत। मृत्युपरांत, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो ये दोनों भी अशुद्ध है, ये अशुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक और शुद्धिकरण ये है वो दोनों बिल्कुल सही है। देखो, शुद्धिकरण, शुद्धि शब्द ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो शब्द है वो केवल शुद्ध लिखते हैं तो ये शुद्ध शब्द है। लेकिन जब इसके पीछे जब कर्ण प्रत्यय जुड़ जाता है ना, तो कर्ण प्रत्यय जुड़ते ही जो ये हर्ष है ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शुद्धिकरण, नीतिकरण, राजनीतिकरण। तो ये चीज है वो हम ध्यान रखनी है। नीति वैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जैसे इसमें कर्ण प्रत्यय जुड़ता है ना तो ये क्या हो जाएगा? नीतिकरण। इसी तरीके से शुद्धिकरण का हमें ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द है वो अशुद्ध है। एक और प्रश्न है वो अशुद्ध का पूछा है। अच्छा, इसमें अशुद्ध का पूछा है तो सभी शब्द अशुद्ध होना चाहिए। सदोपदेश, निष्कपटी, तदुपरांत, प्रकृति, निरपराध, पत्नी, निर्णनासिक और प्रतीक्षा। देखिए, यहाँ भी सभी शब्द वाला ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसमें कुछ एक ऐसे विकल्प है जिसमें एक शब्द है वो शुद्ध है। जैसे निरपराध है बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन पत्नी शब्द है वो गलत है। पत्नी जो शब्द होता है वो ये शुद्ध है। पति जो शब्द है ना वो ऐसे होता है, पति हमेशा पत्नी से छोटा होता है, पत्नी बड़ी होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। और
निर्नुनासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है, लेकिन प्रतीक्षा शब्द है वो गलत है, क्योंकि प्रतीक्षा जो शब्द है वो संधि जब विच्छेद करते हैं तो ये दीर्घ संधि आती है। तो प्रतिधन ईक्षा इसका संधि विच्छेद होता है। तो इसका जो संधि करेंगे वापस शुद्ध शब्द तो प्रतीक्षा होता है, ना कि प्रतीक्षा। तो ये शब्द है वो अशुद्ध है। तदुपरांत सही है और प्रकृति भी सही है। तो इसमें हमें सभी शब्द अशुद्ध देखना है। तो इसमें एक अशुद्ध है, इसमें भी एक अशुद्ध है, इसमें दोनों शुद्ध है, लेकिन इसमें है वो दोनों ही अशुद्ध है। इसमें दोनों ही अशुद्ध है, क्योंकि हमें तो अशुद्ध देखना ना। तो इसमें सदुपदेश नहीं होता है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वह सदुपदेश होता है, सदुपदेश। और निष्कपटी नहीं होता है, उसका जो शब्द शुद्ध रूप होता है वो निष्कपट होता है, निष्कपट, निष्कपट। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया है कि निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का शुद्ध देखना है हमें। 22 नंबर जो प्रश्न है तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका शुद्ध हो जाएगा। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, बिल्कुल सही है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी नहीं, तुलसी ने मानस की रचना की। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। देखिए कालचक्र आ गया, रुपया आ गया, तो फिर ये 2 शब्द है वो ऐसे ही यूज किए हैं। कालचक्र से बचना संभव नहीं है, तो यहाँ ये शुद्ध है वो हो जाता। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो विलाप करना रोना तो एक ही चीज है, तो ये चीज है वो इसमें अशुद्ध हो जाएगी। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, वो चीज हमें बतानी है। अशुद्ध देखना इसमें। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो अशुद्ध देखना है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो ये इसका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, अद्य अर्थात आज और आद्य अर्थात प्रथम। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, कौड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। कौड़ी का अर्थ होता है 20 का समूह और कौड़ी का अर्थ होता है एक समुद्री जीव का खोल। 25 नंबर प्रश्न का 2 नंबर विकल्प। 26 नंबर प्रश्न है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त। अगला जो प्रश्न है, पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किस लिए किया जाने वाला कार्य किस, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, प्रायश्चित। यानी पाप करने पर पाप अर्थात दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य तो प्रायश्चित होता है। अगला जो प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थ शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है। तो सूर्य मदार होता है, इंद्र अग्नि भी होता है, स्फटिक प्रकाशीकरण होता है, लेकिन कामदेव घी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका अर्क का अर्थबोध नहीं करवाता। अगला जो प्रश्न है ये दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। समाचार के 6 ककार 6 सवाल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। समाचार प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रथम 4 ककार है वो समाचार के ऊपरी भाग में दिए जाते हैं, ना कि निचले में। और समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे समाचार का इंट्रो कहा जाता है। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी व लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, विस्तृत रूप से बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को है वो जरूर देखिए, और उस वीडियो की लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप ले लें। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। ये चीज है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, ये बात सही है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, ये बात भी सही है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है, तो ये बात भी सही है, और इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। तो आज के वीडियो में हमने 30 प्रश्न है वो देखे हैं। इस वीडियो की
जो इस वीडियो की जो पीडीएफ है, अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, आप ले सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जो जारी किए हैं प्रश्न पत्रों के, उनके लिंक भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पर अगर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपना स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।